पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो भारत में जितने भी रामसर साइट्स हैं उन सब का पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे चिल्का झील भी है, लोकटक भी है, केवलादेव, वुलर झील सभी, ठीक है। किस राज्य में पड़ते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, वुलर झील जम्मू कश्मीर, वेमनाथ केरल, हरिके पंजाब, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है रामसर साइट से। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? जापान। वन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अंतिम थी यानी कि 2017 वाली, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न जो है डेफिनेटली पूछ सकता है। फिर से मैं बता दूँ, जो फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आती है हर दो साल पे, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम वाली 2017 वाली है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? आयन मंडल द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आरओ में पूछा गया था। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है आयन मंडल द्वारा। किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 80 डेसिबल, ठीक है, 80 डेसिबल। डीबी जो है वो ध्वनि की इकाई है, पता होना चाहिए, डेसिबल। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि पैरा बैगनी विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है ओजोन द्वारा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन को, ठीक है, क्लोरीन। उसके बाद जो है इस तरह से प्रश्न आ सकता है आपको। एक तरफ है जैवमंडल भंडार, दूसरी तरफ अवस्थिति। तो नोकरेक जो है मेघालय, मनास असम, दिहान दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश, अगस्त मलई जो है आपका पड़ेगा ये केरल, ठीक है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है? रेड डाटा बुक, IUCN द्वारा जो है तैयार किया गया है ये रेड डाटा बुक। विलुप्त प्रजातियों को इसमें सूचीबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो यहाँ पे जैव मंडल रिजर्व, ठीक है। व्याख्या जरूर पढ़ें वीडियो को रोक करके, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताया गया है इसमें और अभ्यारण्य के बारे में भी, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? हरे पौधे, ठीक है। हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लोरोफिल के लिए जिम्मेदार तत्व है मैग्नीशियम और हरे रंग के लिए जिम्मेदार है क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। 55% के करीब जो है ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का अंश है। यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। 0.05% या इससे भी कम। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन ए। एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन सी, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, ठीक है। एजेंडा 21 जो है 2014 में पूछा गया लगातार। एजेंडा 21 से प्रश्न बन सकता है। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और यह एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो सभी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो वो है लाइकेन, ऑप्शन बी। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के प्रेजेंस में जो है अम्लीय वर्षा होती है। ये जरूर जो है रिवाइज कर लें। इकोसिस्टम वर्ड दिया है एजी टांसले ने, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, जैव विविधता डब्ल्यू.जी. रोजेन और ई.ओ. विल्सन, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे कोलेरू आंध्र प्रदेश, ठीक है, स्वच्छ पानी की झील है ये। और पुलिकेट झील आंध्र प्रदेश से सुमेल होगा। नक्की झील राजस्थान के माउंट आबू में है, ठीक है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? सवाना। इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। पंपास, डाउन्स बेल्ट, पार्कलैंड, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, हर साल पूछता है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत, ऑप्शन सी। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। और यह आंदोलन जो है कब शुरुआत किया गया? मार्च 1973 में चमोली जिले के गोपेश्वर कस्बे में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। इसकी जगह ऑप्शन में हाइड्रोजन भी दे सकता है, तो वो भी नहीं है। केवल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो है हरित गैस नहीं है। सुमेल करना है वायु प्रदूषक और दूसरी तरफ प्रभावित अंग। तो एस्बेस्टोस धूल फेफड़ा, सीसा मस्तिष्क, पारा उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु, ये सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल होगा। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है, यहाँ पे भोपाल आएगा। दूसरी तरफ है जैव मंडल स्थल, एक तरफ है स्थापना वर्ष। तो देख लीजिए, सुमेल करना है। 18 जैव मंडल हैं भारत सरकार के 2013 तक। तो यहाँ पे उनके वर्षकाल जो है दिया हुआ है। यहाँ से भी प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो ये पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। फिर से सुने, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक? नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों होंगे, ठीक है। ओजोन में छेद करने के लिए जिम्मेदार कारक तीनों ही हैं। निम्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन, ठीक है।
ध्यान से देख लीजिए, इको टाइप प्रजातियों का उपविभाग जो एक निश्चित आवास में आनुवांशिक से अनुकूलित होता है। इकोस्फीयर पृथ्वी की सतह पर उसके ऊपर या नीचे स्थित वह क्षेत्र जिसमें जीवन पाया जाता है। इसके अंतर्गत भूपृष्ठक, मृदा, वायुमंडल, जलाशय आदि सम्मिलित होते हैं। इकोटोन या संक्रामिका दो पारिस्थितिक तंत्रों या समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण पेटी जिसमें दोनों समुदायों के प्रतिनिधि मिले जुले होते हैं। ठीक है, तो इकोटोन कहलाता है। 44वें का, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, 2014 में भी आया था और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना बनी हुई है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सही जवाब है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट हैं भारत के। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है। आर्सेनिक, जबकि बैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु ये सभी जो है जैविक हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है। तो वो है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। गैंडों के लिए। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, विषुवतीय प्रदेश। ठीक है, फलों के लिए कौन सा प्रदेश जाना जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश। विकसित प्रदेश कौन सा कहलाता है। वो भी भूमध्य सागरीय प्रदेश। इस तरह से प्रश्न जो है पूछ सकता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप, ऑप्शन बी। अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में कौन सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होंगे। तो यहाँ पे होगा कनाडा और नॉर्वे। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। किस तरह से। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है। गैम्बूसिया। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है। तो WM एडम्स। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है। सिमलीपाल कहाँ है। ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए किस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ अवस्थित है। गुजरात में। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादपीय है। करेज। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक वास का विनाश। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। लखनऊ। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है। समुद्र महासागर। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है। अनुक्रमण। ठीक है, ऑप्शन बी अनुक्रमण। अधिपादप एपिफाइट्स मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। विषुवतीय माफ कीजिएगा कोणधारी कॉन्फिरियस वनों में। अधिपादप वे होते हैं जो यांत्रिक सहारे के लिए किसी अन्य पौधों या कभी कभी किसी वस्तु पर उगते हैं परंतु उसे आश्रित या परपोषी नहीं होते हैं, जैसे ऑर्किड। अधिपादप मुख्यतः कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनों से। बायोगैस में कौन सी गैस मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के इन द प्रेजेंस ऑफ रेन। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के प्रेजेंस पर रिएक्ट करके अम्लीय वर्षा बनाते हैं। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है।
उर्वरक की मात्रा को बार बार उपयोग द्वारा, नाइट्रोजन अवरोधक के उपयोग के द्वारा, नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने के वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। सभी सही है यहाँ पे ऑप्शन डी। कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है निम्नलिखित दशाओं में? तो सभी, हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पे यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, ये भी सही है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 रेडियोधर्मी प्रदूषण की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? धान, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस। पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता है जहाँ ये पेड़ होता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ओस्लो में। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होती है कौन सी गैस? CH4, मीथेन। ठीक है, CH4 मीथेन। और मीथेन के स्रोत क्या है? आर्द्र भूमियाँ, धान के खेत। क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पारिस्थितिक निकेत, जिसे नीचे भी कहा जाता है, पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? ग्रीनेल्स ने। क्वेश्चन पूछ सकता है, रिपीट हुआ है मेंस में यूपीपीसीएस के। तो पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना का प्रतिपादन किया है ग्रीनेल्स ने। पेयजल में संख्या प्रदूषण अधिकतम है कोलकाता में। तो यहाँ पे हमने लगभग 80 के करीब जो है प्रश्न अच्छे से कवर किए हैं, रिवीजन किया है। इसमें भी अभी 2014 से आगे तक के प्रश्न अभी बाकी हैं पर्यावरण के सेक्शन में, वो भी हम देखेंगे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। एक बार आपकी रिवीजन हो गई। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न। प्याज में गंध के लिए जिम्मेदार कारक है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, उसके लिए जिम्मेदार है एलाइसीन, डाई एलाइडी सल्फाइड, एलाइसीन। मिर्च में जो चरपराहट होती है, उसके लिए जिम्मेदार कारक है कैप्सेसीन। ठीक है, ये लोअर पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और मेंस में भी पूछा गया है यूपीपीसीएस के। टमाटर का लाल रंग, लाइकोपीन। प्याज या फिर सेब में जो लाल रंग हमें दिखाई पड़ता है, उसका कारक तत्व है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन याद रखिएगा। गाजर में नारंगी रंग, ठीक है, गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो क्या होता है? केरोटीन। तो केरोटीन क्या है? गाजर के नारंगी रंग के लिए जिम्मेदार तत्व। हल्दी में पीला रंग, कुरकुमीन। मिर्च का लाल रंग, कैप्सेनथीन, जबकि चरपराहट के लिए कैप्सेसीन था। तो मिर्च का लाल रंग कैप्सेनथीन, लेखपाल परीक्षा में पूछा गया है। मूली का तीखापन, आइसोसाइनेट, आरो में। मूली का तीखापन के लिए जिम्मेदार तत्व है आइसोसाइनेट। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं। विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल कहा जाता है, और रतौंधी, जिसकी डेफिशिएंसी से होती है बीमारी, सर्वाधिक पाया जाएगा बीट लीफ में और उसके बाद पालक में। ठीक है, ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, बीट लीफ अगर आपको दिखाई दे तो उस पर ही टिक कीजिएगा, क्योंकि कई बार अधिकांश लोग पालक को देख करके सर्वाधिक जो है पालक में मानते हैं विटामिन ए, तो उसको टिक करते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आजकल ऑप्शन में कुछ जो है स्पेशल ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं आयोग द्वारा, तो ध्यान से चेक कर लीजिएगा। बीट लीफ होना चाहिए, सर्वाधिक विटामिन ए होता है। विटामिन B1, जिसको कि रासायनिक नाम है थायमीन, और जिससे कमी से होता है बेरी बेरी,
सर्वाधिक होगा मिर्च में, और ये पीसीएस के पीटी में पूछा गया है। कालोकेशिया इसके बाद दूसरे नंबर पे, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, और ये सर्वाधिक होगा मेथी में। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहा जाता है, घाव नहीं भरते हैं, स्कर्वी रोग होता है। सर्वाधिक पाया जाएगा ड्रमस्टिक पत्तियाँ, धनिया, फिर मिर्च और फिर टमाटर। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में अभी तक ड्रमस्टिक पत्तियाँ नहीं दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछे गए मिर्च के रूप में पूछा गया है, ठीक है। धनिया भी नहीं होता है, अगर धनिया हो तो उसी को टिक कीजिएगा। धनिया के बाद है मिर्च और मिर्च के बाद है टमाटर। मिर्च के जो है ऑप्शन में दे चुका है, और विटामिन C पे पूछा जा चुका है, विटामिन B1 के ऊपर पूछा गया है, विटामिन A के ऊपर प्रश्न बन चुका है। लौह तत्व, सर्वाधिक लौह तत्व जो है किसमें पाए जाएंगे? अमेरेथस में, ठीक है, याद रखिए। स्पेशल जो है नोट डाउन किया गया है, जो प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं अनएक्सपेक्टेड रूप से, जो कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने जो है स्पेशल नोट्स बना लिया उनका। तो पादप हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं। पादप हार्मोन जो है दोस्तों, इसमें साइटोकाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एक बार पीसीएस में पूछा गया है और एक बार लोअर पीसीएस 2015 में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या है? तो पादप हार्मोन है ये। अच्छा, ये हो गया कि एक पादप हार्मोन है। क्या करता है? कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हार्मोन कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन मेनली होंगे, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, प्रोपेनाइलिन, इसके अलावा ऑक्सीजन्स हो सकता है, जिब्रेलिन्स हो सकता है, पायरेथ्रम हो सकता है। तो 5 ऑप्शन है आयोग के पास, वो कुछ भी दे सकता है। पादप हार्मोन के और भी कुछ हार्मोन्स हैं, वो नाम डाल सकता है, ऑक्सीटोसिन्स डाल सकता है। मेनली उसको कंफ्यूज करना है एस्पिरेंट को, तो पता होना चाहिए आपको इन हार्मोन्स के बारे में, पादप हार्मोन्स के बारे में, क्योंकि अभी ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पादप हार्मोन है। इथाइलिन, और ये 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है लोअर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में और पीसीएल के एग्जाम में, यूपी पीसीएल। इथाइलिन फल पकाने वाला हार्मोन इसको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एसिटिलीन तथा प्रोपाइलिन भी फलों को पकाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये डिपेंड करेगा। फलों के पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन है, एसिटिलीन भी होता है और प्रोपाइलिन भी होता है। मेनली जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इथाइलिन पर बने हैं, ठीक है। तो इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो फल पकाने के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीजन्स यूपी ट्रिपल एससी में तो पूछा जा चुका है, एक बार आईएएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, और यूपी पीसीएस में भी एक बार पूछा गया है। ऑक्सीजन्स पौधों में तने की वृद्धि के लिए पार्श्व कलिकाओं के वृद्धि को रोकने हेतु और शीर्ष प्रभाविता, ठीक है, जो पौधे का जो शीर्ष भाग होता है उसको प्रभावित करने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन्स। इसके अलावा प्रश्न आईएएस में इस तरह से पूछा गया था कि बीजों की सुषुप्तता को बनाए रखना, यानी कि बीजों को लंबे समय तक अपनी मूल आधार में उसको रखे रखना, इसके लिए जो है कौन सा पादप हार्मोन प्रयोग में लाया जाता है? ऑक्सीजन्स, ठीक है। बीजों की सुषुप्तता को बनाए रखना, तने की वृद्धि, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकने के लिए जिम्मेदार तत्व है, हार्मोन है ऑक्सीजन्स। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स भी जो है दोस्तों एग्जाम में अभी तक आर में सिर्फ पूछा गया है, यूपी पीसीएस में बन करके आ सकता है। आनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा कर देने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो वो है जिब्रेलिन्स। सुषुप्तता को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन्स, जबकि सुषुप्तता को तोड़ने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है जिब्रेलिन्स। बीज रहित फल के निर्माण में जो किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? सिंधु एक प्रजाति है आम की जिसमें कि बीज नहीं होता है, और उसमें जो है जिब्रेलिन्स हार्मोन्स का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये रिसर्च से प्राप्त हुआ है, निकल कर आया है। तो जिब्रेलिन्स जो है वो बीजों के सुषुप्तता को तोड़ता है। बीज रहित फल के निर्माण के लिए जिम्मेदार कारक
इसके अलावा आनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा कर देना। तो कौन सा वो पादप हार्मोन है? जिबरेलिन्स। पायरेथ्रम, ऐसा पदार्थ जो मच्छर मारने की दवा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ये भी एक तरह का हार्मोन है, याद रखिएगा। लौंग जो है वो कई बार प्रश्न बन के आ चुका है। तो लौंग पुष्प कलियाँ हैं, बंद पुष्प कलियाँ। यह सीजियम एरोमेटिकम की बंद पुष्प कलिकाएँ हैं। बस इतना याद रखें, बंद पुष्प कलिकाएँ। यही प्रश्न बार बार बन करके आता है। मुख्य कंटेंट इसका क्या है? यूजिनॉल और यूजिनॉल एसीटेट। दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि ये एक बंद पुष्प कलिकाएँ हैं। दूसरा, इसका जो कंटेंट है वो है यूजिनॉल एसीटेट और यूजिनॉल। ठीक है। अब हम कुछ कल्चर है, कृषि के जो है अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हर दूसरे साल। यहीं से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन या उसकी कृषि से संबंधित है। रेशम के जो कीड़े होते हैं उसके पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीट। एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर, मत्स्य यानी कि मछलियों के पालन से संबंधित है। विटीकल्चर, खट्टे फलों की खेती से, और कई बार ऑप्शन में अंगूर की खेती भी होती है, दोनों ही सही होगा। ठीक है, विटीकल्चर अंगूर की खेती और खट्टे फलों की खेती से संबंधित है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन और पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी। एरोपोनिक्स, हवा में पौधों को उगाना प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना या मृदा रहित पौधों को उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, जल में पौधों को उगाना। जीरोफाइट्स क्या है? मरुस्थली पौधों को कहा जाता है, उदाहरण के रूप में कैक्टस, जो कांटे वाले पौधे होते हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां बहुत ही कम या होती ही नहीं है, कांटे होते हैं और ये अपने आप को बचाते हैं वाष्पीकरण से। ठीक है, ये केवल हवा में मौजूद नमी से जो है अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जीरोफाइट्स मरुस्थली पौधे। हेलोफाइट्स लवणीय पौधों को कहा जाता है और मैंग्रोव्स इसके उदाहरण हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम क्रांतियों के संदर्भ में देख लेते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। मेनली गेहूं और धान की फसल में अभूतपूर्व उत्पादन किया गया हरित क्रांति के अंतर्गत। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, दूध के उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन या सरसों के उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायो ईंधन, बायो जैव डीजल ईंधन से संबंधित है कृष्ण क्रांति। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, और जो दूसरा इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए उसे वो है काला सोना या फिर काली क्रांति। कुछ भी प्रश्न बन के आ सकता है। काला सोना बीपीएससी में बन के आया था और काली क्रांति यूपीपीसीएस में पूर्व में पूछा जा चुका है। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? खनिज तेल या पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम या खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना जो है किसके लिए एक उपयुक्त परिभाषित शब्द है? जल विद्युत के लिए। भविष्य की हरी धातु क्या है? एल्युमिनियम। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, सभी नदियों को जोड़ने की जो है परियोजनाओं से संबंधित है आपकी अमृत क्रांति। इंद्रधनुष सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर के समन्वय करते हुए एक साथ विकास करना इंद्रधनुष है। हालांकि बीच में एक इंद्रधनुष टीका अभियान भी चला था, लेकिन यहाँ पर क्रांतियों के संदर्भ में इंद्रधनुष क्रांति से तात्पर्य है सभी क्रांतियों का विकास। द्वितीय हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? जैविक कृषि पर स्पेशल रूप से फोकस किया गया आपके द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट
संस्थान देख लेते हैं जो आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने केवल उन्हीं संस्थानों को जगह दी है जो बार बार परीक्षाएं में पूछी गई हैं। यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या फिर यूपीपीसीएस एसीएफ की परीक्षा रही हो, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। इसीलिए वैसे तो संस्थान आपको 50 से 60 पढ़ने पड़ेंगे पीटी के लिए, लेकिन उसमें से भी मेनली आपको ये अवश्य पता होने चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न सुमेल के रूप में, सिंपल रूप में पूछे जा चुके हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, कुफरी में, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कई बार पूछा गया है, कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है कानपुर में। प्रथम कृषि विद्यालय पंतनगर, उत्तराखंड। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है भरतपुर में। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित है अंबिका नगर में। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, ये भी कई बार पूछा गया है, अकेला प्रश्न 3 बार अक्सर पूछा जा चुका है, ये 4थी बार भी आ सकता है। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेशनल पुलिस अकेडमी भी हैदराबाद में, याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में है? मणिपुर में। और ये प्रश्न देखिए पीसीएस मेंस में 2001 में, यूपीपीसीएल में, यूपी आरओ एआरओ में, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में है? मणिपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। और ये भी प्रश्न 2 बार पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। शिलाघर मृदा विज्ञान संस्थान 3 बार पूछा गया है, शिलाघर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट, केरल। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? झांसी में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय शुष्क कृषि भूमि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉप पटनचेरू, हैदराबाद। और ये भी यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यूपी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन 2 बार लोअर पीस से पूछा गया है, मोदीपुर, मेरठ, यूपी में। फिर से सुने, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मोदीपुर, मेरठ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, बकरियों से संबंधित जो केंद्रीय संस्थान है वो है मखदूम में, यूपी में, लेखपाल में पूछा गया है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च, झांसी, यूपी। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो वन प्रबंधन भारतीय संस्थान है, भोपाल में, मध्य प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हैसरघट्टा, बेंगलोर, कर्नाटक, लोअर पीस में पूछा गया है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची, झारखंड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यूपी में है। कई बार ये प्रश्न यूपी के एग्जाम से पूछा गया है। फिर से सुने, स्थापना इसकी कब की गई थी? 1952 में, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, शुगरकेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में, और यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है वो है लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स, दालों से संबंधित जो रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट है वो है कानपुर में। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है।
राष्ट्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान यूपी पीसीएस पीटी लोअर पीसीएस में आ चुका है, वाराणसी में है ये। राष्ट्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी यूपी। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर यूपी 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान देख लीजिए जो आपको याद रखने हैं और पूछे जा चुके हैं, उनमें से एक आधे क्वेश्चन। वो है CGIAR USA, CGPRT बोगर, ICGEB इटली भारत यूपी पीसीएस में पूछा गया था। सुमेल करने के संदर्भ में ये प्रश्न बने थे। IRRI लॉस वेगास फिलीपींस, ISNAR हेग नीदरलैंड में, IIRAD नैरोबी कीनिया।